I'm Dr. Salma Abdul Sattar, Assistant Professor in Political Science, JT Art Science Commerce College for Women, Malegaon. This presentation is for FYBA Politics G1, Semester 2nd, Unit 8. The title of unit is Electoral System and the subtitle is Electoral Reforms. Dear students, in electoral reforms, we will see about electoral reforms pre-2000. यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स है यानी इलेक्शन के ताल्लुक से जो इस्लाहात हुई हैं उसको हम लोग जो है 2000 के पहले के पीरियड में अगर हम देखें तो प्री 2000 में जो है हमको दिखता है पहला जो रिफॉर्म हुआ वो था लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज। लोअरिंग मीन्स कम करना, वोटर्स की एज को कम किया गया। तो द 61st अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस्ड द मिनिमम एज ऑफ फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। एक 61वीं बार जब अमेंडमेंट किया गया तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसके हिसाब से जो है रिड्यूस किया गया, कम किया गया। मिनिमम एज जो है यानी वोट देने की उम्र 21 साल थी पहले, तो उसको जो है कम करके 18 साल कर दी गई। दूसरा जो है रिफॉर्म दिखता है डिपुटेशन टू इलेक्शन कमीशन। डिपुटेशन जो है किया गया, डिप्यूट करना मीन्स भेजना, तो इलेक्शन कमीशन को भेजना। ऑल पर्सोनेल वर्किंग इन प्रिपेयरिंग, रिवाइजिंग एंड करेक्टिंग द इलेक्टोरल रोल्स फॉर इलेक्शन shall be considered to be on deputation to the election commission for the period of such employment, and they shall be superintended tended by इलेक्शन कमीशन। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि वो दस्ता, वो पर्सोनेल, वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि काम कर रहे हैं तैयार करने में या रिवाइज करने में या करेक्ट करने में, सुधारने में वोटर लिस्ट को, और इलेक्शन जो है जब तक रहेगा उसके जो जो काम है तो उस वक्त तक वो उसको, उस ऑफिसर को डिपुटेशन पे समझा जाएगा कि वो इलेक्शन कमीशन के डिपुटेशन पे है फॉर द पीरियड ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। और जब तक उसका वो काम चलेगा तब तक जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में रहेगा। एंड दे शैल बी सुपरिंटेंडेड बाय इलेक्शन कमीशन, और उसका सुपरिंटेंडेंट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ही रहेगा, इलेक्शन कमीशन ही रहेगा। साथ ही साथ जो है और एक रिफॉर्म हुआ कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोपोजर्स एंड स्क्रूटनी डिपॉजिट। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो प्रोपोजर्स हैं इलेक्शन में, कैंडिडेट्स को जो प्रोपोज करते हैं उनके नंबर्स, तादाद जो है वो इंक्रीज की गई। साथ ही साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उसको बढ़ा दिया गया। द नंबर ऑफ electors required to sign as proposers in the nomination paper for the elections to Rajya Sabha and State Legislative Council has been raised to 10% of electorals of the constituency, or 10 such electorals whichever is less chiefly to prevent frivolous candidates। यहाँ पर हम देखेंगे कि राज्यसभा के इलेक्शन में या विधान परिषद के इलेक्शन में जो नॉमिनेशन पेपर के ऊपर प्रोपोजर्स हैं, उनकी जो सिग्नेचर्स हैं, जो प्रोपोज करते हैं कि ये कैंडिडेट सूटेबल है उस इलेक्शन के लिए, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए और विधान परिषद के इलेक्शन के लिए, तो ऐसे जो है इलेक्टोरल्स जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनकी तादाद जो है 10% बढ़ा दी गई। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल्स का 10% लोग उस पर सिग्नेचर करेंगे। और जो भी है हम देखेंगे कि या तो फिर 10 सच इलेक्टोरल्स विच एवर इज लेस चीफली टू प्रिवेंट, जो है कोई इस तरह का फ्रीवुलस कैंडिडेट ना आ जाए, इसके लिए जो है यहाँ पर इसकी तादाद बढ़ाई गई है कि प्रोपोजर्स जो है सही तरह से प्रोपोज करें। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज़ ऑल्सो बीन हाइक्ड टू प्रिवेंट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर के साथ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया जाता है उसकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट की तादाद भी बढ़ा दी गई, हाइक कर दी गई, ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स जो है उसमें ना आ सके। क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर ज़्यादा होगा तो वही लोग जो उसमें जो है तो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे जो वाकई इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए सीरियस हों। आगे की रिफॉर्म की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1998
ड्यूरिंग द स्टेट इलेक्शंस ऑफ दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। पहली बार 1998 में ईवीएम मशीन को जो है यूज़ किया गया, खासतौर से दिल्ली, एमपी और राजस्थान के इलेक्शंस में। और ईवीएम आर यूज्ड वाइडली नाउ एज दे आर फुल प्रूफ, एफिशिएंट एंड बेटर ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। ईवीएम जो है अब बड़े पैमाने पे आज यूज़ की जा रही है, क्योंकि ये एक फुल प्रूफ जो है मशीनरी है, एक काबिल मशीनरी है और बेटर ऑप्शन है, खासतौर से इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इस तरह का ईवीएम को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो ये भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म हुई। साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर वायोलेटिंग द नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। यहाँ पे जो है डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही गई कि अगर वही कोई कन्विक्ट करता है, वायोलेट करता है नेशनल ऑनर्स एक्ट को, 1971 के इस एक्ट को अगर कोई वायोलेट करता है, कोई कन्विक्ट जो है पाया जाता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दिस शैल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पर्सन फॉर 6 years फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई कैंडिडेट इस तरह से जो है वायोलेशन करता हुआ पाया जाएगा नेशनल ऑनर्स एक्ट का, तो उसको जो है 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से डिबार किया जाएगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से। साथ ही साथ एक रिफॉर्म ये भी हुई कि रिस्ट्रिक्शन ऑन कंटेस्टिंग फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पाबंदी लगाई गई कि दो से ज़्यादा अगर हल्का इंतखाब से कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकता। ए कैंडिडेट कैन नॉट कंटेस्ट फ्रॉम मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक कैंडिडेट जो इलेक्शन नहीं लड़ सकता 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा, दो हल्का इंतखाब से ज़्यादा वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। डेथ ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स। अगर जो है कोई इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है, अगर उसकी डेथ हो जाए, उसके ताल्लुक से भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की गई। प्रीवियसली द इलेक्शन वाज काउंटर मेंडेड ऑन द डेथ ऑफ ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स। पहले जो है वो काउंटर मैंडेट किया जाता था, कैंडिडेट अगर जो कोई इलेक्शन लड़ रहा है उसकी डेथ पर। इन द फ्यूचर नो इलेक्शन विल बी काउंटर मैंडेड ऑन द डेथ ऑफ ए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। लेकिन फ्यूचर में जो है ये तय किया गया कि कोई भी इलेक्शन जो है वो काउंटर मैंडेट नहीं होगा। अगर कोई कॉन्टेस्ट करता हुआ कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है और उसकी डेथ हो गई, तो इलेक्शन जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा। इफ द डिसीज्ड कैंडिडेट however was set up by a recognized national or state party, then the party concerned will be given an option to nominate other candidate within 7 days of the issue of a notice to that effect to the party concerned by the election commissioner। अगर जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट जो है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी सूरत में जो है अगर वो किसी रिकॉग्नाइज नेशनल या स्टेट पार्टी का उम्मीदवार है, तो ऐसे वक्त में वो पार्टी जो उससे जुड़ी हुई है, तो उसके सामने एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो दूसरे किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करे 7 दिन के अंदर, और एक नोटिस इशू करे उस दिन से वो पर्टिकुलर पार्टी, और इलेक्शन जो कमीशन जो है वो उसको इन्फॉर्म करे, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिस देगा, और फिर वो जो है 7 दिन के अंदर अपना कैंडिडेट दूसरा ऑप्शन के तौर पे वो सामने लेके आएगी। इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ टू गो टू ए नियर ए पोलिंग बूथ बियरिंग आर्म्स। ये जो है ममनू करार दिया गया कानून के हिसाब से कि पोलिंग बूथ के पास कोई भी बंदा हथियार लेकर नहीं जा सकता है। दिस इज़ पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 2 years। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो सज़ा के काबिल जो है जुर्म है, और उसके लिए 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। On poll days, employees of organization get a paid holiday and violation of this is punishable by fine। अगर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन है तो पोलिंग के दिन, वोटिंग के दिन, उस एरिया के जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी जो है कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो नौकर हैं उनको जो है तो छुट्टी दी जाएगी और पेड हॉलीडे रहेगी। और अगर कोई इस तरह का वायोलेशन करता है, छुट्टी नहीं देता है, तो इट इज़ पनिशेबल, और उस जो है एम्प्लॉयर को फाइन जो है लगाया जाएगा। साथ ही साथ एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की गई, प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ लीकर।
पाबंदी लगाई गई कि शराब जो है फरोख्त नहीं होगी। नो लिकर और अदर intoxicants shall be sold or given or distributed at any shop, eating place, or any other place, whether private or public, within a pooling area during the period of 48 hours, ending with the hour fixed for the conclusion of poll। यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्शन की जो टाइम फिक्स है वहाँ से लगा के 48 घंटे पहले ही उस एरिया में किसी भी जगह पर, किसी भी शॉप पर, किसी भी खाने की दुकान पर या कोई प्राइवेट और पब्लिक जगह पर पुलिंग एरिया में शराब जो है नहीं बांटी जाएगी, नहीं बेची जाएगी। और जब तक के इलेक्शन ख़त्म नहीं होता तब तक के इस तरह का सेलिंग ऑफ लीकर जो है उसके ऊपर प्रोहिबिशन रहेगा। या कोई भी नशे की चीज़ जो है बांटी भी नहीं जाएगी, बेची भी नहीं जाएगी, ये जुर्म है। ये भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म की गई। टाइम लिमिट फॉर बाय इलेक्शन, टाइम लिमिट बांध दी गई बाय इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के लिए। बाय इलेक्शंस टू एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर विल नाउ बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी इन दैट हाउस। अगर पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई पोस्ट वैकेंट होती है तो उस पोस्ट के वैकेंट होने के 6 महीने के अंदर ही बाय इलेक्शंस मुनक़िद करवाना ज़रूरी है। ऐसा भी एक टाइम लिमिट दी गई बाय इलेक्शंस की। और द पीरियड ऑफ कंपेनिंग हैज़ बीन रिड्यूस्ड, और बाय इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कंपेन का पीरियड है उसको भी रिड्यूस किया गया, कम किया गया। अभी ये 2000 के पहले के जो है तो रिफॉर्म्स हैं। अभी हम देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पोस्ट 2000, 2000 के बाद के जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है उसको हम देखेंगे। तो सीलिंग ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर, इलेक्शन का जो खर्च है उसके ऊपर सीलिंग लगाई गई। एक फिक्स जो है अमाउंट किया गया कि इतना ही अमाउंट जो है खर्च किया जा सकता है। At present, there is no limit on the amount of a political party can spend in an election or on a candidate। अभी जो है हम देखेंगे कि कोई लिमिट नहीं दिखती है, कोई भी पार्टी किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कितना भी पैसा खर्च करते हैं। बट द कमीशन हैज़ पुट ए कैप ऑन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स स्पेंडिंग। लेकिन जो है कमीशन ने जो है एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर जो है वो कैप लगाया है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ही स्पेंड वो कर सकते हैं। जैसे कि फॉर लोकसभा इलेक्शंस इट इज़ ₹50 to 70 lakhs। लोकसभा के इलेक्शन के लिए 50 से 70 लाख के बीच में वो खर्च कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट दे आर कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा सीट फ्रॉम। और ये डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहा है लोकसभा का। एंड ₹20 to 28 lakhs फॉर एन असेंबली इलेक्शन। और 20 से 28 लाख तक जो अमाउंट फिक्स किया गया एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है असेंबली के इलेक्शन के लिए, यानी स्टेट असेंबली के लिए 20 से 28 लाख के बीच में खर्च होना चाहिए। ये एक रिफॉर्म की गई। दूसरी रिफॉर्म ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिट पोल्स, पाबंदी लगा दी गई एग्जिट पोल के ऊपर। यानी हम देखेंगे जो बहुत सारे टेलीविज़न के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग में या टेलीकास्टिंग में एग्जिट पोल्स बताए जाते हैं कि भाई ये फला पार्टी ही जीतेगी, ये फला पार्टी ही हारेगी, तो उसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई गई। The Election Commission issued a statement before the 2019 Lok Sabha elections saying that the exit poll results could be broadcast only after the final phase of election were over। इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट जारी किया 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बाद, और ये कह दिया गया कि एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है उसी वक्त ब्रॉडकास्ट किए जाएं जब इलेक्शन के फाइनल फेजेस कंप्लीट हो जाएं तब। This was done to avoid prospective voters being misguided or prejudiced in any manner। और ये इसलिए किया गया कि वोटर्स जो है वो किसी तरह का जो है अपना कोई प्रोस्पेक्टिव ना कायम कर लें, मिसगाइड ना हो जाए, या कोई एक प्रेजुडाइज ना हो जाए, किसी भी तरह से वोटर को गुमराह ना किया जाए। तो इसलिए एग्जिट पोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और भी दिखता है वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट। यहाँ पर जो है वोटिंग की जाएगी पोस्टल वोटिंग के जरिए। इन 2013 में द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू एक्सपांड
द एम्बिट ऑफ पोस्टल बैलेट वोटिंग इन द कंट्री। पोस्टल बैलेट जो है तो उसको वोटिंग को कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इलेक्शन कमीशन ने 2013 के बाद से। प्रीवियसली ओनली इंडियन स्टाफ इन मिशन अब्रॉड एंड डिफेंस पर्सनल इन ए लिमिटेड वे कुड वोट वाया पोस्टल बैलेट। पहले जो है इंडिया का जो स्टाफ जो अब्रॉड में मिशन पर है या डिफेंस पर्सोनेल में है, तो लिमिटेड वो वे में सिर्फ उनको ही ये राइट हासिल था कि पोस्टल वोटिंग दे सकते हैं, पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। नाउ देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ वोटर्स हु कैन यूज द बैलेट, पोस्टल बैलेट। अभी जो है 6 कैटेगरीज के वोटर्स हैं जो कि पोस्टल बैलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस वोटर्स, अगर कोई वोटर्स सर्विस पर हैं, या फिर स्पेशल वोटर्स, कुछ खास वोटर्स हैं जो कि नहीं जो है तो आ सकते हैं। वायुज ऑफ सर्विस वोटर्स, या सर्विस वोटर्स की जो है बीवी अगर है और स्पेशल वोटर्स की बीवी है, तो अगर वो जो है उसको लाने के लिए कोई नहीं है तो वो भी पोस्टल बैलेट यूज कर सकती है। वोटर सब्जेक्टेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर कोई वोटर जेल में है और जो है वो वोट देना चाहता है तो पोस्टल बैलेट यूज कर सकता है। वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, या फिर वोटर अगर इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर है तो वो भी। एंड नोटिफाइड वोटर्स, और या कुछ ऐसे नामजद वोटर्स रहते हैं कि जिनको पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पे जाकर वोट दे सकें, आउटसाइड रह रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो ऐसे नोटिफाइड वोटर्स भी पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। उसके बाद का इलेक्टोरल रिफॉर्म में अवेयरनेस क्रिएशन, बेदारी जो है कायम करना, इसके लिए जो है बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व जनवरी 25 एज नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सेलिब्रेट किया जाएगा। और टू मार्क द इलेक्शन कमीशन फाउंडिंग डे, और इसको जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसकी बुनियाद जो है उसी दिन डाली गई थी, इसलिए उसको नेशनल वोटर्स के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि वोटर्स के बीच में वोटर्स को वोट देने के लिए रागिब किया जाए, उनको अवेयरनेस लाई जाए। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू रिपोर्ट एनी कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹20,000 टू द इलेक्शन कमीशन फॉर क्लेमिंग इनकम टैक्स बेनिफिट। अगर वोटर्स जो है वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अगर उनको कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है 20,000 से ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन को जो है इन्फॉर्म करेंगे, ताकि वो जो है क्लेम कर सके इनकम टैक्स के बेनिफिट के लिए। डिक्लेयरिंग ऑफ क्रिमिनल एंटीसेंडेंट असेट्स एक्सेट्रा बाय द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड। अभी जो है क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है या जो है कैंडिडेट का जो है कोई सरमाया है, कोई मिल्कियत में ज़मीन जायदाद है, तो कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो उसको जो है डिक्लेयर करे। एंड डिक्लेयरिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन एफिडेविट इज नाउ एन इलेक्टोरल ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स और फाइन और बोथ। और अगर कोई जो है गलत रिकॉर्ड, गलत इंफॉर्मेशन पेश करता है एफिडेविट के ज़रिए, तो ये एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाएगा, और जो कि पनिशेबल है। और इसकी पनिशमेंट जो है वो कैद जो है 6 महीने की है, साथ में फ़ाइन भी है, या कभी जो है फ़ाइन रहेगी या दोनों रहेगा, कैद भी रहेगी फ़ाइन भी, और इस तरह से ये पनिशेबल ऑफेंस कहा गया। तो यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि ये इस तरह का जो है कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए गए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए। और जो है आज हिंदुस्तान जो है एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जो कि बड़े पैमाने पे इतने ज़्यादा वोटर्स को लेके इलेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो आप रेज कीजिए। थैंक यू।